सबसे पहले हमें यहाँ सेव करना हो, सेव नहीं है, यहाँ अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है, तो चलिए इसको सेव करते हैं। जनरली जो भी हमें चाहिए होता है हम फंडामेंटल ब्लॉक्स को यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक ब्लॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का रन बटन, यहाँ से हम अपने मॉडल को रन कर सकते हैं। आउटपुट आप अपने स्कोप पे देख सकते हैं, डिस्प्ले पे देख सकते हैं कनेक्ट करके। लाइब्रेरी ब्राउजर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी हमारा ये इनपुट सिग्नल होगा इसके बिहाफ पर हमारा जो आउटपुट है वो डिसाइड होगा। एक स्कोप ले लेते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखे, आपको भी समझने में आसानी होगी। और इनका सिग्नल फ्लो एक ही डायरेक्शन होगा, जैसा कि ये दिख रहा है। इनपुट हमेशा लेफ्ट साइड होंगे, आउटपुट हमेशा राइट साइड होंगे। जी मैप को आप फॉलो कर सकते हैं। जापान मैटलैब ऑटोमोटिव एडवाइजरी बोर्ड, जब MCDC करेंगे तब आपको काम आएगा। बेसिक फंडामेंटल शुरू करने वाले हैं। ये हमने किया मैटलैब ओपन, तो ये मैटलैब ओपन हो गया है। अभी हम इसमें इसके जो पाथ है जिस पर हमें काम करना है, मैटलैब जहाँ पर इंस्टॉल है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर खुलेगा। उसके बाद अभी हमें जो भी फोल्डर बनाना है उसको इस पाथ में ऐड कराना है ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो चलिए अभी हम मैटलैब के अंदर ही काम करते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ है। स्पेस खोलना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। ये रहा, सिमुलिंक के आइकन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। मॉडल पर एक नया वर्क, स्टार्टिंग में लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैटलैब एक काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। तो अभी ये खुल गया हमारा सिमुलिंक। और सिमुलिंक खुलने के बाद जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अनटाइटल्ड है, अभी हमारा कोई हमने कुछ यूज़ नहीं किया है। तो ये हमने एक इनपुट ब्लॉक इंसर्ट करा लिया अपने वर्क स्पेस में। सबसे पहले हमें यहाँ सेव करना होता है क्योंकि हमारी सेव जो हम जिस वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं वो अभी सेव नहीं है, यहाँ अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मैटलैब की डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर जो है उसमें जाके सेव हो रहा प्रोजेक्ट 1, क्योंकि प्रोजेक्ट 1 यहाँ पर एक ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम इसको मान लो अगर अब दूसरी बार बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट 2 नाम दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट 2 के नाम से आगे के पेज पर जो भी काम करेंगे वो प्रोजेक्ट 2 के अंदर होगा। लेकिन अगर हम एक यहीं पर एक सब सिस्टम बनाएं और इसके अंदर जाएं तो आप देख रहे हैं ये सब सिस्टम प्रोजेक्ट 2 के अंदर आ गया, यानी कि इस पेज पर जो भी काम होगा अब हमारा, तो प्रोजेक्ट 2 पर वापस आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि यहाँ पर हमारा सिमुलिंक का इंटरफेस क्या है और क्या क्या फीचर देता है और कहाँ से क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म। लाइब्रेरी ब्राउज़र, यहाँ से जितनी भी टूल्स हमें चाहिए वो सभी मिल जाएंगे, जैसे डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, डिस्क। और जनरली जो भी हमें चाहिए होता है हम फंडामेंटल ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं, बिल्कुल बेसिक ब्लॉक अपने मॉडल डेवलपमेंट के लिए। तो लाइब्रेरी ब्लॉक से हम ले सकते हैं। के बाद आता है यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का रन बटन, यहाँ से हम अपने मॉडल को रन कर सकते हैं। जो भी हमने बनाया है उसकी इनपुट के अकॉर्डिंग जो आपने सिस्टम बनाया होगा आउटपुट आपको प्रेजेंट हो जाएगा। आउटपुट आप अपने स्कोप पे देख सकते हैं, डिस्प्ले पे देख सकते हैं कनेक्ट करके। और जैसे जैसे हम काम करते हैं इस पर तो हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाद में इनेबल होती हैं। जब हम कोई सिस्टम बना देते हैं तब उस पर काम करने के लिए वो जो ब्लॉक है पर्टिकुलर वो इनेबल हो जाता है कि उस पर कोई ऑपरेशन पर। हमने एक इनपुट ब्लॉक ले लिया है और आप कोई भी ब्लॉक इंसर्ट कराने के लिए लाइब्रेरी ब्राउज़र से आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ सिमुलिंक पर जा सकते हैं, आपको इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारे ब्लॉक वो आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए हमने ड्रैग कर लिया, ये आ गया और यहाँ पे ये बता भी रहा है इसके बारे में स्पेसिफिकेशन कि ये ब्लॉक क्या काम करता है। ओके, तो अभी हमने ये कांस्टेंट, ये एक मेथड है कि आप कांस्टेंट ड्रैग करके यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप इसको लाइब्रेरी ब्राउज़र को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डबल क्लिक करके वर्क स्पेस पर, और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए।
फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ चाहिए स्विच ब्लॉक, ये आ गया हमारा स्विच ब्लॉक। तो आप सिंपली यहाँ से इसको डबल क्लिक करके और इंसर्ट करा सकते हैं अपने ब्लॉक को, जो भी आपका डिजायर्ड ब्लॉक है। उसके बाद जो भी हमने ब्लॉक इंसर्ट किया है, इसके कुछ ना कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके भी पे ये काम करता है, तो उन पैरामीटर्स को हम कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विच ब्लॉक को खोलूं तो यहाँ पर इसकी थ्रेशोल्ड जो पैरामीटर है थ्रेशोल्ड, वो बाय डिफॉल्ट जो है ग्रेटर देन U2, यानी जो इनकमिंग सिग्नल होगा इन बिट, अभी हम इसको 0 कर देते हैं, नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल इसको कनेक्ट करते हैं। सपोज करिए अगर इनपुट जो आ रहा है वो 0 से ज़्यादा है, तो आपका ये वाला पोर्शन जो अभी हम कांस्टेंट रन कर रहे हैं, तो आगे इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। अब इसमें कांस्टेंट की वैल्यू को हम 5 कर देते हैं, ये अप्लाई हो गया। ओके, अभी आप देख पा रहे हैं कि स्विच ब्लॉक है हमारा, वो काम करेगा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट सिग्नल IN। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, देखने के लिए आसानी रहे। ओके, तो जो भी हमारा ये इनपुट सिग्नल होगा, इसके बिहाफ पर हमारा जो आउटपुट है वो डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये स्विच जो इनपुट 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, जो इस सिग्नल की वैल्यू है वो अगर 0 से ज़्यादा है, तो जब भी इनपुट सिग्नल इस चैनल की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा। इट मीन्स ये हमेशा स्विच ब्लॉक जो है आउटपुट में 1 पास करेगा, ये वाला। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर ये चैनल नहीं आ रहा है या फिर ये 0 है, तो ये वाला ये पास होगा आउटपुट में। तो स्विच ब्लॉक इस तरीके से काम करता है। हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, जब भी हमें दो कंडीशन को आपस में इंटरलॉक करनी होती है कि बाय डिफॉल्ट में क्या हो, तो हम उसको ऐसे डालते हैं। जो बाय डिफॉल्ट में होता है वो नीचे डाला जाता है, और जिसको हमें किसी कंडीशन को चेक कराने के बाद डालना है वो हम ऊपर यहाँ पर इसको लिंक करते हैं। तो ये स्विच का हो गया। चलिए अभी हम इसको रन करते हैं और एक स्कोप ले लेते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखे, आपको भी समझने में आसानी होगी कि काम कैसे करता है। ये हमने स्कोप कनेक्ट कर लिया, एक बार रन करते हैं, देखिए क्या एरर आता है। तो ये रन हो गया, हमारे पास कोई भी अभी एरर नहीं आया। तो जो सिग्नल की वैल्यू आ रही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इनपुट पर अभी हमने वेरिएबल असाइन किया है, कोई इनपुट नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो 5 है वो दे रहा है। जो हमारा सिग्नल की वैल्यू है आउटपुट में, जहां हमने स्कोप कनेक्ट किया है, वहां पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये आ रही है जो सिग्नल पर हमें शो हो रही है आउटपुट सिग्नल पर। बट अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करके जो इनपुट सिग्नल है, और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसको मान लो 10 कर देते हैं। ओके, तो अभी क्या है, जो हमारी बाइनरी सिग्नल की वैल्यू जो है स्विच की डिसीजन चैनल पर जो आ रही है हमारी इनपुट, वो 1 है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा ये वाला ब्लॉक रन होना चाहिए। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, रन करते हैं।
ओके, रन हो गया। अभी दिख नहीं रहा क्योंकि ये हेरिटेज, अब देख रहे हैं यहाँ पर जो आउटपुट चैनल पर हमें वैल्यू रिसीव हो रही है उसकी, वहाँ पर वो हमें 10 मिल रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि अब इस टाइम स्विच ब्लॉक एक्टिवेट है और वो पास कर रहा है ऊपर वाले सिग्नल को, जो कि ऊपर वाले सिग्नल में क्योंकि वैल्यू 10 है तो इस वजह से हमें स्कोप पर जो वैल्यू मिल रही है वो भी 10 है। और अगर हम इन केस इसको चेंज कर देते हैं, आप कहें कि इसको चेंज करके हमने कर दिया 20, ओके, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कोई सिग्नल असाइन करते हैं, आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास पूरा सिस्टम नहीं है तो अभी हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। इसको रन करते हैं, 20 पर वैल्यू मिल रही है हमें। तो जो भी हमें इस कंडीशन को चेक करने के बाद अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये ब्लॉक रन हो जाएगा। तो अभी इसको हम करते हैं फिनिश, अगले टॉपिक पर आते हैं। और फॉर एग्जांपल अभी हम अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर ये आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, हाईलाइट सिग्नल टू द सोर्स, कि इस सिग्नल का सोर्स क्या है। आप देख सकते हैं ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है। एक तरीका ये हो गया सिग्नल ट्रेसिंग के बारे में, क्योंकि ये अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, सब कुछ दिखाने के लिए मैंने दोबारा इंस्टॉल किया था। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये बता भी रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर आगे जा कहाँ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ जा रहा है और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है ये सिग्नल, और ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, तो इसलिए अभी दिखा नहीं रहा है। तो चलिए अभी हम कुछ और देखते हैं। जैसे अगर हम इस पर देखना चाहें तो ये ट्रबल शूटिंग के का बहुत इजी कर देता है कि आपका जो सिग्नल है वो कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो रहा है सेम टाइम पे, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। चलिए, जैसा कि अभी हमने एक सिस्टम बनाया है, ये एक कोई भी अभी मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें इस टाइप के बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो सबको एक पेज पर रखना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक सब सिस्टम और एक आउटपुट होगा, ये इस तरीके से। इससे होता क्या कि आपके सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है समझने के लिए। जब आप देखते हैं तो आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से, तो अभी आपके पास सिर्फ एक सिंपल ब्लॉक है जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी आपने अंदर बनाया है सब सिस्टम के अंदर, और ये इनपुट बता रहा है कि ये इनपुट आगे एक इस सब सिस्टम के लिए ये इनपुट चैनल का काम करेगा, और ये आउटपुट चैनल के लिए। टोटल नंबर ऑफ चैनल कितने हैं, 1 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 1 इनपुट चैनल है आउटपुट। और ऐसा नहीं है, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट करूँ और कोशिश करूँ इसको कि इनपुट और आउटपुट, देखिए क्योंकि ये आउटपुट है ये यहाँ पर मना कर रहा है। देखिए इनपुट सेक्शन में केवल इनपुट के ही सिग्नल कनेक्ट होंगे, आउटपुट के नहीं। अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बट ये इनपुट के पोजीशन पर नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो सिग्नल फ्लो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में सिग्नल को फ्लो करवा रहे हैं। जब भी आप सिस्टम बनाएं तो उसको थोड़ा सा क्लीन बनाएं, देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अभी हम हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट 2 है उसके अंदर हमने सब सिस्टम बनाया है, हम इस सब सिस्टम को रीनेम भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको रीनेम करना है, फॉर एग्जांपल इसको हम देते हैं सब ब्लॉक 1।
इंटर। अभी हमारे ऐसे मल्टीपल सब ब्लॉक हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सब ब्लॉक हो, एक सब ब्लॉक यहाँ पर हो, इस टाइप से आपस में यहाँ से ये लिंक हो, इस टाइप से यहाँ से, तो ये कनेक्शन हो सकते हैं। और इनका सिग्नल फ्लो एक ही डायरेक्शन होगा, जैसा कि ये दिख रहा है। इनपुट हमेशा लेफ्ट साइड होंगे, आउटपुट हमेशा राइट साइड होंगे। तो ये सिग्नल का फ्लो हो गया। आप सिग्नल को रीनेम कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट, जो भी आपकी सिग्नल का नेम होगा या डाटा आ रहा होगा उसके हिसाब से नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर आपका ये सिग्नल एलईडी के केस में है तो आप यहाँ एलईडी लिख देंगे, एलईडी को जा रहा है या एलईडी से आ रहा है, इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं इसको। और जो हमारे पास ये कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट के जगह पर हम वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है और वेरिएबल के तौर पर यूज करना है हमें इसको, तो हम अगर इनपुट 1 कर दें, इसको इनपुट 1 इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो अभी आप देख रहे हैं ये रेड हो चुका, मीन्स ये सपोर्टेड नहीं है इनपुट 1 की वैल्यू, क्योंकि सिमुलिंक को ये डेटा मिला नहीं है कि इनपुट 1 की वैल्यू क्या है। तो ये चेक कैसे कराएगा इसको ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है ये सिग्नल। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस इनपुट की वैल्यू बनानी पड़ती है। यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ बनाएंगे कि ये कहाँ पर चाहिए, बेस वर्क स्पेस में चाहिए, मॉडल वर्क स्पेस में चाहिए। तो सिमुलिंक पैरामीटर में जाते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट 1 जो है उसकी वैल्यू हमने 2 रखी है और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो अभी आप देख पा रहे हैं वो जो रेड आइकन था वो रिमूव हो गया है। रीजन कि अब इस इनपुट की वैल्यू मॉडल वर्क स्पेस में जो है वो 1 असाइन कर दिया। इस मॉडल के अंदर जो हमारी इनपुट 1 जो नाम है वेरिएबल का, उसके लिए वैल्यू 2 असाइन हो गई। तो जब भी ये चेक करेगा, अगर आप दोबारा यहाँ चेक करते हैं क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो हमेशा 20 मिलेगी इस कांस्टेंट की। इस तरीके से हम यहाँ पर ये वेरिएबल बना सकते हैं अपने मॉडल के लिए, ओके। और अभी हम ये सिमुलेशन के अंदर ही हैं। अभी मॉडल सिमुलेशन में बहुत सारा पार्ट है, जैसे मॉडल असाइन करना, बनाना, उसके बारे में डेटा जनरेट करना, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं इस टाइप से हो सकता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो भी सेलेक्ट किया आप उसके लिए सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, इनेबल सब सिस्टम बना सकते हैं, ट्रिगर्ड सिस्टम बना सकते हैं, इस टाइप से फंक्शन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस पर, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से सिस्टम। उसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए अभी हमने एक टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट इंसर्ट किया, तो ये हमारे इस सिस्टम के लिए, जो भी हमने सिस्टम अभी बनाया है उसके लिए कोटेशन का काम करता है, कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये सिस्टम किस लिए बनाया गया है। इसमें कुछ भी आप इंफॉर्मेशन पास करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक में लिख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है क्या काम कर रहा है, किस रेफरेंस में है, मॉड्यूल का नाम क्या है, इसमें कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं। जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन करता हो आपका पर्टिकुलर सिस्टम या सब सिस्टम, उसके बारे में आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी हमने मॉडल वर्क स्पेस में एक इनपुट की वैल्यू असाइन की थी, आप उसको यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए इनपुट 2 की वैल्यू। आप इसी तरीके से मल्टीपल डेटा इनपुट बना सकते हैं और ये मॉडल वर्क स्पेस में असाइन है। आप इसको एक्सटर्नल डेटा के तौर पर भी इंसर्ट करा सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किसी अदर डिपार्टमेंट से मिला हुआ है कोई नाम,
उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी आपका डेटाबेस होगा उसकी डायरेक्टरी आप बना सकते हैं। इस टाइप से सिमुलिंक काम करता है और आप इस पर काम कर सकते हैं। तो अभी तो ये हो गया हमारा सिर्फ जनरेशन वाला पार्ट कि हम किसी लॉजिक को लेकर उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अपना मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं। बट इसके बाद क्या, इसके बाद मॉडल का क्या होना चाहिए? तो अभी हम मॉडल ने हमने बना लिया। अब इसमें क्या दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है कि आपने जो मॉडल बनाया वो एज पर रिक्वायरमेंट ना हो। आपने जो ये चीज़ें ये इस तरीके से बनाई पर ऐसा हमें रिक्वायर्ड ना हो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हो वो चाहिए हो। जैसे कि यहाँ पे ये 150% पे है, ये तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने ये किया था ये नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो इसकी सेट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर हमें काम करना है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास डीबग में आते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि मॉडल एडवाइज़र होता है, इसमें आप मॉडल एडवाइज़र से चेक करा सकते हैं। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन एडिटर, यहाँ पर अगर मैं मॉडल एडवाइज़र खोलूँ तो ये पूछ रहा कि आपको कौन सा सिस्टम चेक करना है अपने कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को मॉडल एडवाइज़र में किसको चेक कराना है। तो ये लोडिंग चेक्स, इसने अपने चेक बताया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के स्टेटस आपको किस किस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर ये मल्टीपल चेक्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं अपने मॉडल पर। तो अभी हम इसको बहुत सारा सेलेक्ट नहीं करते हैं, अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे हम एक बार में नहीं कर सकते। जैसे मॉडलिंग फिजिकल सिस्टम के जो पैरामीटर हैं क्या उसको फॉलो कर रहा है, और सिमुलिंक फाइल इंटीग्रिटी हो गया, सिग्नल एंड पैरामीटर्स के नाम किस तरीके से रखे गए हैं, क्या वो सही तरीका है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम को नाम देने का तरीका है, मेथड है कि JMAP को आप फॉलो कर सकते हैं, जापान मैटलैब ऑटोमोटिव एडवाइजरी बोर्ड। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको चेक को इनेबल करते हैं कि अब जो भी हमने चेक जैसे स्पेसिफाई किए हैं उन चेक्स को परफॉर्म करेगा ये मॉडल पर, और चेक करेगा कि क्या ये चेक सही बैठ रहे हैं या नहीं। में हम देखेंगे इसको बना के। तो सिमुलेशन में हो गया था, आपका मॉडल डिज़ाइन हो गया था, आपने चेक परफॉर्म कर लिए थे, सेव कर लिया था। आप इसको प्रिंट कर सकते थे हार्ड कॉपी के तौर पे। उसके बाद डीबग में आप इसको चेक कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें टाइप से चीज़ें आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट, और आपको जो सिमुलिंक पे ऐप चाहिए होते हैं टेस्ट परफॉर्म कराने के लिए वो आपको यहाँ ऐप्स में मिल जाएंगे। लोड फ्लो हो गया, मॉडल लिनियराइजर हो गया, सिमुलिंक के टेस्ट चेक बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पर है। जब MCDC करेंगे तब आपको काम आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अगले वीडियो में।